2024 सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। क्या होने वाला है 2024 में? उससे पहले 2023 सत्ता का सेमीफाइनल, क्या होने वाला है 2023 में? ये बात तो है कि इस बार लड़ाई बहुत दिलचस्प होने जा रही है, मजेदार होने वाली है और इस बार एक तरफा भी नहीं है लड़ाई, ये समझ लीजिए। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं, इस रिपोर्ट में जानने की कोशिश करते हैं बहुत डिटेल में। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिहाज से इस साल जो विधानसभा चुनाव होने हैं, यानी 2023 के विधानसभा चुनाव, वो बहुत अहम है। साल 2023 यानी ये साल चुनावों का साल है। इस साल करीब 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे। खासतौर पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटक के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हैं। नॉर्थ ईस्ट के अपने चुनाव महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम को भी नहीं भूलना चाहिए। यहाँ भी चुनावी रण सजेगा। ये चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के लिए साख का सवाल है, खासतौर पर कांग्रेस के लिए, यूं तो बीजेपी के लिए भी। बीजेपी को 2024 में अपनी ताकत दिखानी है तो उन्हें यह बताना होगा कि देश में अभी भी राज्यों में उनकी ताकत, उनकी पकड़ बनी हुई है, जनता का विश्वास उन पर है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जो प्रयास कर रहे हैं, हिमाचल की जीत से कांग्रेस का जो उत्साह बढ़ा, राजस्थान में जो दावा किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल का जो कॉन्फिडेंस बढ़ा है और महागठबंधन की जो राजनीति हो रही है, विपक्षी एकता की जो बात कही जा रही, हालांकि अभी तक सब बहुत ही असफल प्रयास दिखे, लेकिन फिर भी इन प्रयासों से ये बहुत स्पष्ट है कि इस बार विपक्ष जो है वो हल्के में नहीं लेगा इस चुनाव को और किसी न किसी रणनीति पर अंतिम विचार किया जाएगा। राहुल गांधी क्योंकि पूरे देश में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को देखते हैं, या पार्टी की अगर साख को देखा जाए तो अभी कोई भी क्षेत्रीय दल इतना बड़ा नहीं है जितना बड़े कांग्रेस का काडर है, और पूरे देश में हर जगह से विधायक सांसद चुनकर आते हैं, हर जगह कार्यकर्ता मिल जाते हैं, इसलिए पूरे देश में यात्रा निकालने का मादा भी इन्हीं में था। या तो बीजेपी के पास है या कांग्रेस के पास है। अब दक्षिण में बीजेपी कमजोर है, वहीं से शुरुआत की थी, वहां अच्छा रिस्पांस भी मिला। जो बेल्ट बीजेपी के मजबूत है वहां पर यात्रा कम कम निकली, लेकिन असर देखने को मिला। जैसे पश्चिम यूपी में रालोद का, किसान संगठनों का समर्थन मिल गया। अब क्या यूपी में, और ये जो पूरब से पश्चिम हाथ से हाथ जोड़ो निकाली जा रही है, ये उस बेल्ट को साधने की कोशिश होगी 2023 में जो मजबूत है। और दूसरा, जहां पर पहले थोड़ी जमीन सजा ली गई, यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश, अच्छा समय दिया गया है, लेकिन अब चुनावी राज्य है, और छत्तीसगढ़ भी शामिल, छत्तीसगढ़ गए नहीं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य होने वाले हैं, खासतौर पर लोकसभा चुनाव से पहले। क्यों? क्योंकि ये है बीजेपी के मजबूत किले। राजस्थान और लोकसभा चुनाव के लिहाज से गुजरात में बम्पर जीत मिली है, लोकसभा में भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया। निश्चित तौर पर लोकसभा में कोई नया समीकरण नहीं आया तो जबरदस्त जीत, एक बार पिछली बार भी जबरदस्त जीत मिली थी गुजरात से लोकसभा चुनाव में, और राजस्थान से भी, और हरियाणा से भी, तमाम राज्य थे। तो बीजेपी के लिए उस प्रदर्शन को बरकरार रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। और अगर सही रणनीति नहीं रही तो गुजरात में तो खैर बीजेपी की ताकत बीजेपी ने दिखा दी, बाकी राज्यों का क्या, वो 2023 में आपको देखने को मिलेगा। विधानसभा चुनाव साल 2024 के लोकसभा चुनाव की तस्वीरों को साफ करेंगे। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा में बीजेपी की सरकारें हैं, ये 3 राज्य हैं जहां पर बीजेपी की सरकार है। नागालैंड और मेघालय में बीजेपी सरकार के सहयोगी के रूप में सत्ता पर काबिज है, यानी यहां पर भी है सत्ता में कहीं ना कहीं। लेकिन राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकारें हैं, और तेलंगाना में केसीआर की सरकार है, भारत राष्ट्र समिति उनकी पार्टी है, वो सत्ता में। तो यहाँ पर मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा। जैसे कि हरियाणा और अभी आपने जैसे गुजरात के चुनाव देखे, एमसीडी के चुनाव भी खास से चर्चा में रहे थे, तो बीजेपी सत्ता में थी, अभी भी मेयर के पद के लिए लड़ाई चल रही, तो वो खैर लोकसभा चुनाव के लिहाज से उतने महत्व के नहीं है, पर फिर भी माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी क्या दिल्ली में इस बार बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी करेगी। आम आदमी पार्टी की कोशिश 2024 को लेकर यह है कि दिल्ली से सीट लेकर आओ, पंजाब से सीटें ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आओ, और सबसे बड़ी बात, गुजरात में अगर कुछ सीटें भी मिल जाती, इक्का दुक्का सीटें भी मिल जाती, तो ये बड़ी जीत होगी। आप ये समझ लीजिए कि आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी भी 10-12 सीटों का खेल अगर लोकसभा चुनाव में कर जाए, क्षत्रपों की यही स्थिति रहे, जहां जहां जिस की सीटें बढ़ेंगी वहां वहां बीजेपी की सीटें कमजोर होंगी।
बनेगी तो जोड़ तोड़ की सरकार, अगर विपक्ष ताकतवर होता है और जनता को लगता है कि नहीं, ये बिखरा हुआ विपक्ष नहीं चाहिए, इससे आजिज आ चुके और इस राजनीति से भी बड़े परेशान हो गए। पहले बहुत देखा है लोगों ने किस तरीके से गठबंधन धर्म निभाने के नाम पर क्या क्या नहीं झेलना पड़ा सरकार को। तो लिहाजा हो सकता है कि बीजेपी जो है इस बात को पुरजोर तरीके से रखे। गुजरात बड़ा उदाहरण है, आपसी उठापटक जो है वो बीजेपी को बड़ा फायदा पहुंचा रही है। और गुजरात में आम आदमी पार्टी कांग्रेस की रस्साकशी से क्या हश्र हुआ इन दोनों का। और खैर आम आदमी पार्टी को तो कुछ मिला ही है, उसको राष्ट्रीय दल के दर्जे की तरफ उसने कदम बढ़ा दिया, कुछ सीटें मिल गई, वोटिंग परसेंट, लेकिन कांग्रेस की क्या स्थिति हो गई। तो इन सारी चीज़ों से सबक कितना लिया जाएगा। कांग्रेस के रणनीतिकार कौन है, राहुल गांधी तक बात सीमित नहीं रहेगी। राहुल गांधी चेहरा है, राहुल गांधी यात्रा पर निकले, राहुल गांधी को लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन चेहरा अलग होता है, रणनीति अलग होती है। और रणनीति बनाने वाले कौन है, जयराम रमेश, अंबिका सोनी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अशोक गहलोत, क्या है इनके साथ में या दूरियां हैं, या साथ में लेंगे। शशि थरूर एक तरफ हैं, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ नहीं भूलना चाहिए, मध्य प्रदेश पर फोकस है, सचिन पायलट भी हैं, भूपेश बघेल भी हैं। ये कुछ चेहरे हैं अभी। अब वो गुलाम नबी और कपिल सिब्बल ये वाला दौर भी नहीं रहा कांग्रेस का, हालांकि उनकी रणनीतियों का बहुत ज़्यादा फायदा भी नहीं मिला कांग्रेस। पर अब जो चेहरे हैं, ये चेहरे क्या इतनी सशक्त रणनीति बना पाएंगे। और यहाँ पर रणनीति जो है वो चलती है प्रधानमंत्री मोदी की, गृह मंत्री अमित शाह की, जेपी नड्डा के तौर पर उनको एक बढ़िया साझेदार मिले जो उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ हैं, लोकप्रियता काफ़ी बढ़ी उनकी उत्तर प्रदेश में, उनका चेहरा जो है वो लोकसभा चुनाव में भी चलेगा, उत्तर प्रदेश में तो चलेगा ही, वो स्टार प्रचारक कई जगहों पर और भी रहते हैं। तो निश्चित तौर पर बीजेपी कड़ी टक्कर देती दिखाई दे रही है। लेकिन जहां राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जैसे राज्य भी हैं, कर्नाटक में सीधी सीधी टक्कर है, ये नहीं भूलना चाहिए। मध्य प्रदेश में पिछली बार आ ही गई थी कांग्रेस, वो तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से बीजेपी के पाले में फिर से सत्ता चली गई। आसान नहीं है। 2023 का चुनाव कैसे लड़ती है कांग्रेस, और यहाँ पर सीधा सीधा मुकाबला, क्योंकि कांग्रेस सिर्फ अगर तेलंगाना को एक तरफ रख दिया जाए तो तेलंगाना का मामला अलग है, यहाँ भी कांग्रेस कितनी ताल ठोकती है, लेकिन बाकी सभी राज्यों में बीजेपी बनाम कांग्रेस ये सीधी ताकत दिखाई देती है। अब इसमें कोई तीसरे दल की घुसपैठ होती है तो ज़्यादातर पता लग ही जाता है अगर किसी की ज़मीन बन रही होती है। आपको याद होगा गुजरात में कितने समय पहले से आम आदमी पार्टी ने, पंजाब में कितने समय पहले से आम आदमी पार्टी ने काम करना शुरू कर दिया। ऐसी कोई सुगबुगाहट फिलहाल इन राज्यों में देखने को नहीं मिलती। फिर भी चुनाव में थोड़ा समय है, साल के अंत में है, तो देखते हैं क्या तैयारी होगी। हालांकि 2-4 महीने बाद ही आप देखेंगे कि चुनावी बिसात सजनी शुरू हो जाएगी। अब भाजपा की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों में सत्ता कब्जाई जाए। यही वजह है कि भाजपा इन चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला हो सकता है। नए साल के साथ ही 2 विधानसभा चुनाव की तैयारियां बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने शुरू कर दी है। दोनों की तरफ से ही चुनावी दाव चले जा रहे हैं। बीजेपी जहां केंद्र और राज्य की योजनाओं का लाभ पाने वाले लाभार्थियों से संपर्क साधने की तैयारी में है, वहीं कांग्रेस ने सरकार बनाने पर किसानों का कर्ज माफ और पुरानी पेंशन फिर से लागू करने समेत अन्य वादों का दाव चला है। कांग्रेस नेताओं को उम्मीद है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से पार्टी को आगामी चुनाव में जबरदस्त फायदा मिलने वाला है। उत्साह बढ़ाने में कामयाब रहे। राहुल गांधी ने सोए हुए कार्यकर्ता को उठा दिया, बुझती हुई कांग्रेस को एक तरीके से जिला दिया। ये कहना गलत नहीं होगा। खुद राहुल गांधी और कांग्रेस के बड़े नेताओं को इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा कि कांग्रेस इस यात्रा के जरिए ऐसी वापसी कर सकती है। परसेप्शन वाइज अगर नजरिया देखें और कार्यकर्ताओं का उत्साह देखें तो ये 2 पॉइंट मिले। जनता पर कितना असर पड़ा, जनता में अपने मुद्दों को कितना पुरजोर तरीके से कांग्रेस रख पाई या राहुल गांधी रख पाए, ये बहुत महत्व की बात है। और अगर वोटों में इसको तब्दील कर पाए, ये जो भीड़ उनके साथ पे चल रही है, लोगों का उत्साह बढ़ा है, कार्यकर्ता ब्लॉक स्तर पर कार्य कर पाए, तो चुनावी नतीजे कुछ अलग हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए काम करते रहना पड़ेगा, सिर्फ यात्रा भर से काम नहीं चलेगा। इसके लिए एक प्रॉपर रणनीति बनानी पड़ेगी। बीजेपी ने अभी से ही 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री शाह की करिश्माई जोड़ी 2014 से ही भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार नए इतिहास गढ़ रही है। 2022 में भी पार्टी ने कई ऐसी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं जिसे छू पाना आने वाले समय में दूसरे राजनीतिक दलों के लिए बड़ा चैलेंज है। 2022 के साल की शुरुआत में ही 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ऐतिहासिक सफलता के साथ सरकार
बरकरार रखने में कामयाबी पाई। गोवा और मणिपुर में भी जीत हासिल हो गई। 2022 के अंत में गुजरात में तो इतिहास बन गया, रिकॉर्ड जीत मिली, और इसको दोहरा पाना तो शायद भाजपा के लिए भी आसान ना हो। लेकिन कुछ यही स्थिति 2019 के लोकसभा चुनाव की थी। क्या अपने पिछले प्रदर्शन को लोकसभा चुनाव में बीजेपी दोहरा पाएगी? बहुत बड़ा सवाल है। वहीं अब देखना यह होगा कि 2022 की तरह 2023 में भी भाजपा के लिए किस तरह का दौर रहता है। हिमाचल एक ऐसी जगह है जिसने कांग्रेस की उम्मीद को बढ़ाया और बीजेपी को सचेत रहने के लिए कहा है। अब बीजेपी ने इससे कितना सबक लिया है और कांग्रेस ने इस उत्साह को या यहां से क्या कुछ सीखा है। निगम चुनाव में भी बीजेपी को हार मिली है, तो ये भी एक दिल्ली, जैसा मैंने आपको बताया कि अब छत्रपों की बात करें, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में सत्ता में है बीजेपी, लेकिन सीटें पहले से कम हुई, समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ी। पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी जो है ज़्यादा ताकतवर होकर उभरी, केसीआर है, कांग्रेस जहाँ जहाँ पर टक्कर दे सकती है। आप विपक्ष के समीकरण को देखें तो इतना आसान नहीं है, बीजेपी इस बात को जानती है। लेकिन लोकसभा चुनाव चेहरे पर लड़ा जाता है। चेहरा एक ऐसा सर्वमान्य चेहरा कि ये खड़े हैं, ये प्रधानमंत्री होंगे, देश के प्रधानमंत्री मोदी होंगे। और जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा सामने आया तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त उत्साह, और बीजेपी एक सुर में एक साथ सारा कार्यकर्ता जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के पीछे खड़ा हो गया। कांग्रेस की स्थिति, कांग्रेस में ज़बरदस्त समर्थन राहुल गांधी के लिए, लेकिन क्या जनता का समर्थन कांग्रेस के लिए है? और क्या राहुल गांधी को वो इस लायक पाते हैं कि वो प्रधानमंत्री मोदी की जगह ले पाए? ये बड़ा सवाल है। चलिए, जनता अगर सोचती है कि नहीं, विपक्ष के और बड़े नेता साथ में मिलकर, तो विपक्ष को अलग अलग जगहों पर, मान लीजिए पश्चिम बंगाल में उदाहरण के लिए, विधानसभा चुनाव की कहानी अलग होती है, लोकसभा चुनाव की कहानी अलग होती है। लेकिन लोकसभा चुनाव में भी अगर तृणमूल कांग्रेस अपनी ताकत पश्चिम बंगाल में बढ़ाती दिखाई देती है, अरविंद केजरीवाल अपने प्रभाव के राज्यों में, दिल्ली पंजाब में अच्छी सीटें लाते हैं, गुजरात में कुछ कर पाते हैं, तो ठीक है। अन्यथा राजस्थान, मध्य प्रदेश, जहाँ जहाँ पर 2023 में विधानसभा चुनाव होने, वहाँ लोकसभा चुनाव की सीटों का आकलन और क्षत्रप, यानी कि बिहार के जितने क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, महाराष्ट्र के जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, ये क्षेत्रीय राजनीतिक दल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनका प्रभाव इन्हीं राज्यों में देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश की भी यही स्थिति है, सपा बसपा की। इनके क्या समीकरण बनते हैं, ये अपनी सीटों के लिहाज से कितना काम कर पाते हैं, इसके आधार पर यह तय होगा कि आने वाले समय में क्या विपक्षी एकता, कांग्रेस की मजबूती या सीटों का कुछ ऐसा समीकरण बनेगा जिसमें सरकार बनाने का जो रास्ता है वो किसी भी तरफ बैठे, या फिर बीजेपी अपने पिछले प्रदर्शन को दोहराएगी, उससे बेहतर करेगी जैसा वो दावा करते रहे, या पूर्ण बहुमत तो कम से कम, जैसे उत्तर प्रदेश में ऐसा लग रहा था कि इतिहास ही नहीं रहा, 37 साल में कोई नहीं कर पाया था, लेकिन फिर भी पूर्ण बहुमत के साथ योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बने। तो पिछली बार से सीटें कम हो जाए लेकिन फिर भी बहुमत के आसपास बीजेपी आ जाए अपने दम पर, ये भी एक बड़ी कहानी है। खैर, भाजपा को 2022 में हिमाचल प्रदेश और दिल्ली नगर निगम के चुनाव में हार का भी सामना करना पड़ा है, इसको भी ध्यान रखेंगे। हिमाचल प्रदेश भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के गृह प्रदेश के तौर पर भी देखा जाता है। यहीं से उनके लोकप्रिय केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी आते हैं। जयराम ठाकुर को भी काफ़ी प्रमोट किया गया था जो मुख्यमंत्री रहे थे, लिहाजा यहाँ की हार पार्टी के लिए बड़ी हार के तौर पर देखी जाती है। मोदी शाह वाली भाजपा में पहली बार हिमाचल प्रदेश में पार्टी अनुशासन टूटता भी दिखाई पड़ा। टिकट न पाने से नाराज पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका खेल बिगाड़ दिया। तो ये जो अंदरूनी बगावत है, यह अन्य दलों की परेशानी नहीं है, बीजेपी की भी चुनौती रहेगी। ऐसा नहीं है कि बीजेपी में नाराजगी नहीं है, निराशा नहीं, लेकिन अभी तक तो काबू किया है बीजेपी ने। बड़े बड़े लोगों की नाराजगी को, बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की नाराजगी को काबू करने में कामयाब रही बीजेपी। कार्यकर्ताओं पर कोई बहुत असर भी नहीं पड़ा। इसी तरह लेकिन हिमाचल के चुनाव में ये बगावत भारी पड़ी है, ऐसा कहा जाता है। इसी तरह दिल्ली नगर निगम में पिछले 15 साल से काबिज भाजपा का आम आदमी पार्टी के हाथों हार जाना बड़ा झटका माना जा रहा है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की तुलना में 1% से भी कम वोटों के अंतर से हारना और दिल्ली नगर निगम में 15 साल के एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के बाद भी 250 सीटों वाले सदन में 104 सीटें हासिल कर लेना मतदाताओं के बीच उनकी लोकप्रियता बरकरार रहने के संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है। ये भी साफ है। साल 2023 के चुनावी नतीजे और राजनीतिक गतिविधियों से सिर्फ 2024 की सियासी बिसात ही नहीं दिखेगी, बल्कि लोकसभा चुनाव की दशा और दिशा भी तय होगी। इसलिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। कौन से? 2023 के विधानसभा चुनाव, 9 राज्यों में चुनाव होना है। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले ये सेमीफाइनल जो है, इसमें 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है 2023 में। इसी साल के अंत में, साल के शुरू में 4 राज्यों में चुनाव है, जबकि साल के आखिर में 5 राज्यों में चुनाव है। तो इस तरीके से पूरा साल जो है वो चुनावी साल रहने वाला है।
दक्षिण भारत के कर्नाटक और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होंगे तो पूर्वोत्तर के मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और मिजोरम के चुनाव होने, जबकि हिंदी पट्टी के ये जो बड़े राज्य हैं, जो साल का अंत रहेगा वो धमाकेदार रहेगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होंगे। कर्नाटक, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा में बीजेपी की सरकारें हैं, जबकि नागालैंड, मेघालय और मिजोरम की सत्ता पर क्षेत्रीय दल काबिज हैं, लेकिन बीजेपी सहयोगी दल के तौर पर है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, तो तेलंगाना में केसीआर की पार्टी बीआरएस काबिज है। इन राज्यों के चुनाव देश की सियासत के लिहाज से बेहद अहम है, क्योंकि इसके बाद ठीक लोकसभा चुनाव होने, ऐसे में ज्यादातर राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। क्षेत्रीय दलों की भी अग्नि परीक्षा होगी। बीजेपी के सामने चुनौतियां क्या हैं? 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने। भाजपा के लिए मध्य प्रदेश और कर्नाटक में सत्ता बचाने की चुनौती है। पार्टी दक्षिण में अपना विस्तार करने के लिए तेलंगाना को निशाने पर लेकर चल रही है। पूर्वोत्तर में अपनी मजबूती बरकरार रखने के लिए भी भाजपा के लिए त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम में पार्टी की जीत महत्वपूर्ण है। इन राज्यों की लोकसभा सीटें 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की चुनावी रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। लिहाजा पार्टी इन राज्यों में जीत के लिए पूरी कोशिश करेगी। भाजपा अपनी पूरी ताकत लगाएगी। बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई देखने को मिल रही है। 2023 में देश के जिन राज्यों में चुनाव होने, उनमें से ज्यादातर और अहम राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कांग्रेस बीजेपी सीधा मुकाबला है। चारों राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी के बाद 2-2 राज्य हैं। ऐसे में कांग्रेस और दोनों राज्यों की सत्ता को बचाए रखते हुए बीजेपी से कर्नाटक और मध्य प्रदेश की सत्ता हासिल करने की कोशिश में रहेगी। लेकिन राजस्थान का सियासी रिवाज रहा है, 5 साल में सत्ता परिवर्तन होता है। कांग्रेस के लिए यहाँ जद्दोजहद है, आपसी उठापटक अलग है। बीजेपी को 2018 में इन चारों राज्यों में हार का मुंह देखना पड़ा था। कर्नाटक में वो बहुमत नहीं साबित कर पाई थी। 19 के बाद मध्य प्रदेश और कर्नाटक में ऑपरेशन लोटस के जरिए कांग्रेस विधायकों के बगावत ने बीजेपी को सरकार बनाने का मौका दिया। ऐसे में बीजेपी की कोशिश रहेगी कि अपने इन दोनों किलों को बचाकर कांग्रेस के हाथों से मध्य प्रदेश और राजस्थान को छीनने की कोशिश की। दोनों ही पार्टियों के लिए आसान नहीं है 2023 का चुनाव। आगामी विधानसभा चुनाव 2023 बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के लिए आसान नहीं है। मौजूदा समय में केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होने की चर्चा है। कहा जा रहा है कि कुछ राज्यों में पार्टी के अंदर ही नेताओं में मतभेद भी है। वहीं कांग्रेस के पास बीजेपी के खिलाफ माहौल को भुनाने वाला संगठन नहीं दिख रहा है। यहाँ भी पार्टी के नेताओं में एकजुटता नहीं दिख रही है। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए आसान नहीं दिख रहा है। आइए अब आपको बताते हैं कि किन राज्यों में बीजेपी को गुटबाजी का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र में मजबूत सरकार होने के बावजूद भी कई राज्यों में आंतरिक गुटबाजी ने पार्टी हाईकमान की टेंशन बढ़ाई है। बीजेपी समय रहते अगर गुटबाजी पर रोक नहीं लगा पाई तो अगले साल कई राज्यों में पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। कहा है राजस्थान में वसुंधरा वर्सेस गजेंद्र शेखावत और सतीश पूनिया त्रिकोणीय है यहाँ पर अपनी पार्टी में। 2018 में सत्ता गंवाने के बाद से ही बीजेपी राजस्थान में गुटबाजी है। वसुंधरा राजे, गजेंद्र शेखावत, इनके बीच अदावत की खबरें आती हैं। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी लगातार वसुंधरा गुट के खिलाफ मोर्चा खोले रहते हैं। जुलाई 2021 में शेखावत पूनिया के खिलाफ बयान देने की वजह से बीजेपी ने वसुंधरा के करीबी और पूर्व मंत्री रोहिताश शर्मा को पार्टी से निकाल दिया। गतिरोध तब भी नहीं रुका। इसी साल राज्यसभा चुनाव में वसुंधरा के करीबी विधायक शोभा रानी ने पार्टी के खिलाफ जाकर क्रॉस वोटिंग कर दी। वसुंधरा राजस्थान की 2 बार सीएम रह चुकी है। जनता के बीच उनकी अच्छी पकड़ है। उनके बेटे दुष्यंत अभी झालावाड़ से सांसद है। राजस्थान में चुनाव के अब 1 साल से भी कम का समय बाकी है। ऐसे में अगर यहाँ गुटबाजी जारी रही तो नुकसान हो सकता है। कर्नाटक, राजस्थान की तरह कर्नाटक में भी पार्टी के भीतर गुटबाजी चरम पर है। यहाँ पूर्व सीएम येदुरप्पा और वर्तमान सीएम बीएस बोम्मई गुट आमने सामने है। ऑपरेशन लोटस के तहत 2019 में सरकार बनाने के बाद बीजेपी ने येदुरप्पा को सीएम बनाया था। जुलाई 2021 में पार्टी ने येदुरप्पा को हटाकर बीएस बोम्मई को राज्य का सीएम बनवाया। इसके साथ ही येदुरप्पा गुट हाईकमान और सीएम के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। पिछले दिनों डैमेज कंट्रोल करने के लिए पार्टी ने येदुरप्पा को केंद्रीय पार्लियामेंट बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया। कर्नाटक में फरवरी 2023 में चुनाव होने से में अगर येदुरप्पा को नहीं साधा गया तो पार्टी की हाथ से कर्नाटक की सत्ता निकल जाएगी। येदुरप्पा जिस लिंगायत समुदाय से आते हैं उसकी आबादी करीब 18%। मध्य प्रदेश 2018 के चुनाव में हारने के बावजूद ऑपरेशन लोटस के तहत बीजेपी मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में कामयाब रही। शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाया। हाईकमान ने नरोत्तम मिश्रा का कद बढ़ाया, उन्हें गृह मंत्री बनाया गया। शिवराज खेमे को कुर्सी जाने का डर हमेशा सताने लगा उनके आते ही। एमपी में दोनों गुट एक दूसरे के खिलाफ अंदरूनी तौर पर हमलावर रहे हैं। मई में सीएम हाउस में कार्यक्रम के दौरान नरोत्तम को जब बोलने का मौका नहीं मिला तो उन्होंने मंच छोड़ दिया। नरोत्तम शिवराज गुट के अलावा कांग्रेस से आए सिंधिया गुट भी पार्टी के भीतर हावी हैं। टिकट से लेकर पोर्टफोलियो बंटवारे तक में सिंधिया गुट की सक्रियता कई बार पार्टी के लिए परेशानी खड़ी कर चुकी है। एमपी में भी चुनाव के 1 साल से कम का वक्त बाकी है और ऐसे में अगर यहाँ गुटबाजी रही तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगला राज्य पश्चिम बंगाल।
पश्चिम बंगाल में पांव जमाने में जुटी बीजेपी को यहां भी गुटबाजी का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार गुट आमने सामने हैं। दोनों गुटों की लड़ाई को देखते हुए बीजेपी हाईकमान ने मार्च 2022 में लेटर जारी किया था, जिसमें दिलीप घोष को सार्वजनिक तौर पर बयान नहीं देने के लिए कहा गया। 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बंगाल में 18 सीटों पर जीत हासिल की। 2021 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने ममता को कड़ी टक्कर देते हुए 73 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन 15 महीने में ही 7 विधायक अब तक पार्टी छोड़ चुके हैं। बंगाल में भी अगर बीजेपी हाईकमान ने गुटबाजी पर रोक नहीं लगाई तो मिशन 2024 को झटका लग सकता है। छत्तीसगढ़ 2018 में छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। पार्टी ने संगठन को फिर से मजबूत करने के लिए कई प्रयोग किए, लेकिन गुटबाजी की वजह से सब फेल हो गया। यहां पूर्व सीएम रमन सिंह, पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, पूर्व अध्यक्ष विष्णुदेव साय गुट सक्रिय है। गुटबाजी को देखते हुए बीजेपी ने इस साल की शुरुआत में छत्तीसगढ़ में बड़ी सर्जरी की थी। प्रदेश प्रभारी से लेकर अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष तक को हटाया गया था, लेकिन पार्टी के परफॉर्मेंस पर इसका असर नहीं दिखा। छत्तीसगढ़ में भी अगले साल चुनाव होने, ऐसे में अगर पार्टी के भीतर गुटबाजी जारी रहती है तो भूपेश बघेल को टक्कर देना मुश्किल होगा। और हिमाचल की रणनीति में जिस तरह उनको श्रेय दिया जा रहा है, जैसे कॉन्फिडेंस उनका बढ़ा है, उससे ऐसा लग रहा है कि भूपेश बघेल और कॉन्फिडेंट हुए हैं, जबकि बीजेपी की तरफ से अभी कोई ऐसा चेहरा या बहुत मजबूत प्रतिरोध देखने को नहीं मिलता है उनका वहां पर। 2024 में गुटबाजी कहीं बीजेपी को परेशानी न दे दे या लुटिया न डुबो दे। जिन 5 राज्यों में बीजेपी के भीतर गुटबाजी सबसे ज्यादा हावी है, उन राज्यों में लोकसभा चुनाव की कुल 135 सीटें हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 135 में से 97 सीटों पर जीत दर्ज की थी। राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में पार्टी की एक तरफा जीत हुई थी। मिशन 2024 में जुटी बीजेपी को अगर इन राज्यों में गुटबाजी की वजह से हार का सामना करना पड़ा तो ये बड़ा नुकसान कर सकती है। क्या 2024 में विपक्षी एकता दिखेगी? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ पे विपक्ष की भी समस्या को समझ लेते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी एकजुटता की कवायद 2023 में ही होनी है। इतना ही नहीं, 2024 में पीएम मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा कौन होगा, इसे लेकर भी कोशिशें तेज होंगी। 2023 में होने वाले चुनाव में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करती है तो पीएम मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए को टक्कर देने वाले एक मजबूत विपक्षी ताकत के तौर पर उभर कर सामने आएगी। वहीं कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर नहीं हुआ और अपने 2 राज्यों से किसी को गंवाती है तो उस पर क्षेत्रीय दलों का दबाव बढ़ेगा, क्योंकि केजरीवाल से लेकर ममता बनर्जी, केसीआर, नीतीश कुमार तक अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। बिहार में सियासी बदलाव के बाद से नीतीश कुमार लगातार विपक्षी एकता का नारा बुलंद किए हुए हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी, केसीआर, शरद पवार जैसे नेता अपने अपने स्तर पर लगातार विपक्षी एकजुटता की कवायद में जुटे हैं। ऐसे ही देश की सियासत में तेजी से अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी अपनी जगह बनाती जा रही है। दिल्ली के बाद पंजाब में उसकी सरकार है और गुजरात और गोवा में उसके विधायक हैं। अब तो आम आदमी पार्टी दिल्ली एमसीडी में भी काबिज है। ऐसे में साल 2023 में विपक्षी दलों की गोलबंदी तेज होने की उम्मीद है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए महज 1 साल से भी कम का वक्त बचेगा और अंदरूनी उठापटक जो बीजेपी के लिए एक बड़ी समस्या है, जिसके बारे में हमने आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में बताया, वो भी एक चुनौती पेश कर सकती है। यानी विपक्ष एकजुट होकर और सही रणनीति से लड़ा। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिस तरह से भीड़ को खींच रहे हैं, उसको वोटों में तब्दील करने में और आगामी दिनों में कोई ज्यादा बेहतर रणनीति बनाने में कामयाब होते हैं, तो हो सकता है कि 2023 का जो सेमीफाइनल है वो 2024 के फाइनल के लिए विपक्ष को और कांग्रेस को कोई बड़ी ताकत दे दे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।